इंडिया इजराइल, कई तरीके की वीडियोस हैं, मार्केट में कई तरीके की बातें चल रही हैं। हम आईआर के डायमेंशन से देखेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब भारत आजाद होता है और अब तक इजराइल को लेके इंडिया की क्या पॉलिसी रही, इंडिया ने रिकॉग्निशन दिया या नहीं दिया, इंडिया ने कब रिकॉग्नाइज करा। स्टार्टिंग में इंडिया ने डिनाई करा था टू स्टेट पॉलिसीज को, जब फिलिस्तीन को डिवाइड किया जा रहा था। इवन दो इजराइल के एंट्री में भी इंडिया ने अगेंस्ट पे वोट किया था और टू स्टेट के अगेंस्ट पे भी इंडिया ने यूएन में अगेंस्ट पे ही वोट किया था, लेकिन इसके कुछ अलग मायने थे। उस समय की सिचुएशन दूसरी थी। जैसे जैसे आगे समय बढ़ा, इंडिया भी स्ट्रगल किया, इंडिया भी वॉर की सिचुएशन में जब जाता है तो इंडिया को ये फील होता है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। अगर कोई चीज प्रैक्टिकल नहीं होगी, फिलोसफिकल होगी, तो वो सरवाइव नहीं कर सकती। और ये रियलाइजेशंस जो आज का क्रिटिसिज्म भी है, आज हमारे फाउंडिंग फादर का और हमारे जो पीएम रहे उन लोगों का, कि उन लोगों ने कभी इस प्रैक्टिकलिटी को नहीं समझा और इसी वजह से सारे चैलेंज क्रिएट हुए। तो इस प्रैक्टिकल अप्रोच को भी देखेंगे और इस वीडियो लेक्चर में ये भी देखेंगे कि क्या इंडिया के ऊपर इस तरीके के अटैक हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल ये है। तो इंडिया उसमें क्या इजराइल की तरह बिहेव कर पाएगा और इंडिया इस तरीके की कंसर्न्स को किस तरीके से मिनिमाइज कर पाएगा। 1948 के बाद जब से ज्यूस स्टेट बना, तब से अब तक का ये हमास का सबसे क्रूएल अटैक है। और ये इसलिए भी अटैक बहुत क्रूएल माना जा रहा है कि इसमें नॉर्मल सिविलियन को टारगेट किया गया। एक तरीके से सेल्फ जो ह्यूमिलिएशन है सोसाइटी का देखने को मिल रहा है, वो बहुत ज्यादा खराब है। एकदम जो सिविलाइजेशन का जो लास्ट लेवल है वहां तक मतलब हम नहीं सोच पा रहे हैं, ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। इस वजह से वर्ल्ड ऑर्डर में एक सिंपैथी है इजराइल को लेके, और ये होगी भी, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि अगर कोई किसी को पिटता हुआ देखेगा रोड में तो वो ये नहीं सोचेगा कि क्यों पिट रहा है। केवल 1 या 2% लोग सोचते हैं दुनिया में, और 98% लोगों के अंदर सिंपैथी गेन हो जाती है। उनको लगता है कि एक लोग पिटा जा रहा है, इसका मतलब ये कमजोर होगा। एक इमोशनल थॉट है जो सबके अंदर होता है। जैसे ही अटैक होता है, इसके बाद इंडिया अब तक कभी हमास के अटैक को इंडिया ने कभी ऑफिशियली कंडेम नहीं करा था, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडेम करा और सॉलिडेरिटी भी दिखाई इजराइल के साथ। ये बहुत बड़ी बात है, फर्स्ट टाइम है कि इस तरीके से इंडिया ऑफिशियली इजराइल को बैक कर रहा है। स्टार्टिंग करते हैं कि जब हम आजाद हो जाते हैं, जो नेहरू एरा होता है, तो महात्मा गांधी और नेहरू जी के थॉट प्रोसेस से जो फॉरेन पॉलिसी जो ड्राइव हो रही होती है, यहाँ इंडिया ने फिलिस्तीन वाले कॉन्सेप्ट को टू स्टेट कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, डिनाई करता है। और इंडिया कहता है कि नहीं, जबकि ज्यूज के साथ सिंपैथी भी दिखाता है कि हमें ज्यूज के साथ सिंपैथी है, लेकिन कंट्री के बिफ्रिकेशन को वो अलाउ नहीं करता। और इंडिया का यह मानना है कि कोई भी कंट्री, ये दोनों ही लीडर्स ये बात की आइडियोलॉजी रही कि कोई भी कंट्री रिलीजियस बेस पे बहुत दिनों तक सरवाइव नहीं कर सकती। ना ही ये इथिकली सही है, ना ही लॉजिकली सही है, उनका ये मानना था। ये क्या सही है क्या गलत है, दिस इज नॉट द डिबेट पॉइंट, ये डिबेटेबल अभी नहीं है, केवल हम बातों को समझते जो हमारे पास अभी है। कहानी आगे बढ़ती है। इंडिया को 2 टाइम मिलता है, एक तो यूएन के अंदर जब एंट्री करनी होती है इजराइल को, तो इंडिया वहां उसके अगेंस्ट में वोट करता है। फिलिस्तीन वाले मुद्दे पे टू स्टेट में इंडिया यूएन में इजराइल के अगेंस्ट में वोट करता है। आगे जब ये चीजें बढ़ती हैं तो इंडिया 17 नवंबर 1950 को 2 मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री ईरान और टर्की जब रिकॉग्निशन दे देते हैं इजराइल को, तो इंडिया भी इजराइल को रिकॉग्नाइज कर जाता है। ये एक वैलिड पॉइंट है और ये आपकी एग्जाम के लिए भी। इसके साथ इजराइल के लिए इंडिया अलाउ कर देता है अपने कॉन्सुलेट ओपन करना, और मुंबई में इजराइल एक अपना कॉन्सुलेट ओपन करता है। न्यू दिल्ली में अभी तक उसके डिप्लोमेटिक चैनल्स जो हैं वो नहीं वर्क कर रहे हैं, न्यू दिल्ली में उसका कोई ऑफिस नहीं है। इसके बाद 1960 से 70 का जो दौर आता है, यहाँ ये बातें कही गई है कि जो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको रिप्रेजेंटेशन मिलता है यासिर अराफात के लीडरशिप में। यासिर अराफात काफी अच्छे लीडर है, काफी बड़े लीडर है, दुनिया जानती है उनके बारे में। और उन्होंने काफी अच्छा इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट किया, लार्ज लेवल पे किया, और उसका एडवांटेज मिलता चला गया कि जनवरी 10, 1975 को इंडिया के अंदर फिलिस्तीन का जो डिप्लोमेटिक ऑफिस है वो ओपन हो जाता है, और फिलिस्तीन का भी जो फॉरेन रिलेशन है इंडिया के साथ वो काफी बेहतर हो जाता है। आगे चीजें बढ़ रही होती हैं, यहाँ तक चीजें
नॉर्मल थी। 70s के बाद जब इंदिरा गांधी आती हैं और राजीव गांधी का दौर शुरू होता है तो बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं रहते हमारे इजराइल के साथ। रीजन बीइंग कि हम अरब वर्ल्ड को लेके बहुत ज्यादा इम्फेसाइज करते हैं और जो हमारे पहले की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी कंटिन्यूटी भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी कि उसको हम फॉलो कर रहे होते हैं, तो हम बहुत ज्यादा इसे सपोर्ट नहीं करते। और कोई भी कंसर्न अगर गाजा में क्रिएट हो रहा होता है या वेस्ट बैंक में हो रहा होता है तो हम इजराइल के अगेंस्ट में भी बातें कर रहे होते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और 62, 65 और 71 तीनों इंडिया के लिए वॉर की सिचुएशन रही। चाइना और पाकिस्तान के समय इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी का रियलाइजेशन यही समझ में आता है जब पूरा अरब वर्ल्ड साइलेंट हो जाता है। इवन दो पाकिस्तान के वॉर के समय सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, जबकि इंडिया की फॉरेन रिलेशंस इन अरब वर्ल्ड के कंट्री से बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। और जो इजराइल है वो इंडिया के साथ खड़ा होता है, आर्म एंड एम्यूनेशंस का भी सपोर्ट इजराइल कर रहा होता है। ये एक बहुत बड़ी बात है, एक डिप्लोमेटिक चैलेंज होता है और उस समय इजराइल इंडिया के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करता है। इसके बाद दुनिया का भी जो स्फीयर है वो बदल रहा होता है, क्योंकि ये कोल्ड वार का एरा है। आपको भी पता है कोल्ड वार के बाद जैसे ही यूएसएसआर का बिफ्रिकेशन हो जाता है तो कोल्ड वार का एरा खत्म हो जाता है। तो जो इंडिया का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था वो भी कहीं ना कहीं स्लो पड़ रहा होता है, वो भी कम हो जाता है। इंडिया की इकोनॉमिक जो पॉलिसी है वो भी ओपन हो जाती है। ओपन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में हम चलना शुरू हो जाते हैं, लिबरलाइजेशन को हमने अडॉप्ट कर लिया, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म इंडिया में हो गए होते हैं। अब इंडिया को ये बात और सही से समझ में आती है और सबसे पहले 1992 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो इजराइल के साथ बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। ये कहानी चलती रहती है। कारगिल वार जो एक लैंडमार्क रहा दोनों इंडिया और इजराइल के रिलेशन में, कारगिल वार के समय जब इंडिया को रियलाइज होता है कि इंडियन एयरफोर्स को ऐसे वेपन चाहिए जो प्रिसीजन टारगेट को हिट कर पाए, और उस समय इंडिया की मदद कोई नहीं करता, लेकिन इजराइल की जो एयरफोर्स है वो इंडिया की मदद करती है, उसे बॉम्ब प्रोवाइड करती है। और इसके बाद से इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो 360 मूव कर जाती। उसे ये समझ में आ जाता है कि केवल कथनी से जीवन नहीं चलता। अगर वॉर की सिचुएशन है और हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा तो इनके कोई मायने नहीं होंगे। और इसके बाद उस समय के जो फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह वो जाते हैं, फिर उसके बाद एक सबसे बड़ा हायर डेलीगेशन जो जाता है लाल कृष्ण आडवाणी जी जाते हैं। दिस इज नॉट पॉलिटिकल डिबेट, ये केवल इंफॉर्मेटिव बातें हैं, मैं वो कर रहा हूं। तो इसके बाद 1998 के बाद से इंडिया को समझ में आता है कि वाकई जरूरत है इजराइल की, और इजराइल हमेशा बुरे वक्त में हमारा साथ देने के लिए तैयार रहता है। अब 2014 का समय जब आपके पीएम साहब मोदी साहब आ जाते हैं, ये खुल के इजराइल के सपोर्ट में आते हैं। पहली बार ऐसा होता है कि कोई पीएम इंडिया का वो इजराइल जाता है, और वो भी फिलिस्तीन को ड्रॉप करते हुए, फिलिस्तीन के पास वो नहीं जाते। जबकि ऐसा होता था कि दोनों को बैलेंस करने के लिए, तो वेस्ट एशिया की जो पॉलिसी है उसको बैलेंस करने के लिए यूएई, सऊदी अरेबिया और इसके बाद हम फिलिस्तीन जाते थे। इस तरीके से हम मैनेज करते थे। लेकिन इंडिया ने यहाँ यूएई, सऊदी अरेबिया इनके साथ तो रिलेशन अपने स्टेब्लिश रखे, लेकिन यहाँ फिलिस्तीन को ड्रॉप कर देते हैं और डायरेक्टली इजराइल चले जाते हैं। पहली बार होता है कि इंडिया कोई पीएम जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रिप में वो फिलिस्तीन जाते हैं, इस टाइम उन्होंने इजराइल को छोड़ दिया। तो एक अपने हिसाब से डिप्लोमेटिक बैलेंस कर रहे होते। 2017 में ही फिलिस्तीन के जो पीएम साहब होते हैं वो भी इंडिया आते हैं, यहां से चीजें बेहतर चल रही होती है। इसके बाद कई तरीके के पैक्ट होते हैं इजराइल के साथ, आपने देखा होगा, डिफेंस, मिलिट्री, तमाम तरीके के एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वाटर प्योरिफिकेशन से रिलेटेड एग्रीमेंट हो रहे होते हैं। तो ये चीजें एक इंडिया के लिए बेहतर बनी हुई हैं। अब जो अब्राहम अकॉर्ड साइन करने वाला जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ सऊदी अरेबिया और इजराइल के जो रिलेशन है वो बेहतर हो रहे होते हैं। एक कॉन्सेप्ट यहाँ और है जो मिस हो रहा है और वो आपको आगे जाके परेशान करेगा। देखिए, अरब वर्ल्ड में सऊदी अरब की धाक रही और सऊदी अरब लीडर रहा अरब वर्ल्ड का। अब अरब वर्ल्ड के साथ चैलेंज ये हुआ कि इधर लास्ट 5 to 7 ईयर में टर्की का इमरजेंस, तो टर्की अपने आप को पहले से ही खलीफा वाले मोड में रखता है, का इमरजेंस, और उसका बैक सपोर्ट होना पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के लिए एक चैलेंज हुआ। और ये चैलेंज जब हुआ तो
ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो लीडरशिप है, ये कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया के पास से निकल के टर्की की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। इसमें अजरबैजान का भी काफी रोल है। ये तीनों मुस्लिम कंट्री हैं और तीनों टर्की को ही प्रमोट करते हैं और टर्की अपने आप को खलीफा बताता भी, वो चाहता है कि अरब वर्ल्ड को वो लीड करे, वो लीडर बने। तो ये क्या हो रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर में जो ये शिफ्टिंग हो रही है पावर की, इसकी वजह से भी ना फॉरेन पॉलिसीज में चेंजेस हो रहे होते हैं और यहाँ वो ये चेंज आता है और इसका इम्पैक्ट इंडिया के साथ भी देखने को मिलता है। तो ये तो बात हो गई कि अब तक चीजें रही। अब इंडिया के साथ G20 अभी होता है और G20 के साथ हम मिडिल ईस्ट से एक पाथ निकालते हैं और हम कहते हैं कि चाइना का जो वन बेल्ट वन रूट है उसका हम काउंटर हमने यहाँ तैयार किया, वो हाइफा पोर्ट से भी होके निकलता है। अब इस अटैक के बियॉन्ड देखें तो ये अरब वर्ल्ड के और जो कंट्री हैं, लेबनान, ईरान, ये नहीं चाहते कि इजराइल से बहुत अच्छे रिश्ते हों, इस वजह से ये बैकएंड सपोर्ट कर रहे होते हैं हमास का और जो और टेररिस्ट ग्रुप है इनका, जिसकी वजह से लेबनान से भी अटैक हो रहा होता है। अभी ये सीन चल रहा है, अभी सिचुएशन ऐसी चल रही है। तो इजराइल की जो पॉलिटिक्स है या इजराइल का इंटरनेशनल लेवल पे जो रोल है, उसको इंडिया के कंटेक्स्ट में कई लेवल पे हमें समझने की जरूरत थी, जो मैंने आपको एक प्रिसाइज वे में बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या इंडिया के ऊपर अगर ऐसा अटैक हुआ तो इंडिया किस तरीके से रिटेलिएट करेगा। देखिए, अभी पॉलिटिकल लेवल पे हमें बात नहीं करने की जरूरत है, ये हमारा पोर्शन भी नहीं है। वहां की पॉलिटिक्स अलग है, वहां सब लोग एक दूसरे से मिलकर खड़े हो गए, इक्का दुक्का कोई बयान आया, नहीं तो सारे के सारे लोग, इवन अपोजिशन लीडर भी जाके मिलिट्री के साथ लग गए और वो अटैक शुरू कर दिया उन लोगों ने। वहां वो चीजें इंडिया के साथ चैलेंज इजराइल के साथ कि उसके पास बेहतर इक्विपमेंट है, बेहतर सपोर्ट है, बेहतर फाइनेंशियल सपोर्ट है, अमेरिका का ओपन सपोर्ट है। इंडिया की सिचुएशन में सारी चीजें अलग होती है। इंडिया सेल्फ से चीजें मैनेज करता है, इंडिया को बहुत सपोर्ट नहीं मिलेगा, कंफर्म में नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से इजराइल को मिला वैसा नहीं मिलने वाला। वो चाहे किसी कंट्री के अगेंस्ट में इंडिया खड़ा हो जाए या इंडिया के ऊपर कोई इस तरीके का टेररिस्ट अटैक हो जाए, लेकिन इंडिया के पास दो चीजें बहुत बेहतर है। पहला, सबसे ज्यादा हमारे पास पॉपुलेशन है, वो भी यंग पॉपुलेशन। तो जो इजराइल के पास कंसर्न है कि सब कुछ देने के बाद भी इजराइल की आर्मी ही वहां फाइट करेगी, यहाँ ये चैलेंज हमारे पास नहीं है, तो यहाँ हम आसानी से इन चीजों को टैकल कर लेंगे। दूसरा, इमर्जिंग इकोनॉमी है, इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी बहुत अच्छी है, दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, एक बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा मार्केट है। तो इसकी वजह से भी वर्ल्ड ऑर्डर का जो प्रेशर होगा वो बहुत ज्यादा होगा इंडिया की सिचुएशन को स्टेबल करने के लिए। तो कभी भी हमारे खिलाफ ऐसा कोई काउंटर होता भी है तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में वो मिनिमाइज हो जाएगा। और तीसरा, जिस तरीके से लीडरशिप चलेगी, जो डिसीजन लिए जाएंगे, इंडियन आर्मी वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट आर्मी है एक तरीके से, मान लो आपको लैंड के ऊपर, तो वहां भी ये चैलेंजेस जो होंगे इंडिया के लिए वो कोई बहुत बड़े नहीं होंगे। लेकिन कभी भी अगर कोई सोया हुआ है या भले ही वो शेर हो, 10 भेड़िए अगर मिल जाएं तो शेर की जिंदगी के ऊपर आफत आ जाती है। वही सिचुएशन इजराइल की आज हुई है। अगर सडन किसी के ऊपर अटैक आप करेंगे तो आप उसके, अब देखिए, वो मिलिट्री बेसिस को भी वहां कैप्चर कर लिया गया है। कोई क्या करेगा अचानक से, जब इतनी तेजी से हेवी लेवल की फायरिंग शुरू हो जाएगी, इतने ज्यादा लोग सारे एरिया से अटैक शुरू हो जाएंगे तो। लेकिन इंडिया इन चीजों से सीख रहा है, इंडिया इन चीजों को और बेहतर कर रहा है। ऑलरेडी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज में सारे रिसर्च होते रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और इंडिया ऐसी चीजों को बहुत आसानी से और बहुत खुल के जवाब दे पाएगा। आगे पढ़ते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। हमारे फाउंडेशंस और हमारे SIP दोनों क्लासेस चल रहे हैं। अपनी प्रिपरेशंस को बेहतर बनाइए और भी ऐसे आपको तमाम वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।